गोंड। तो देखो गोंड जनजाति में भी सबसे पहले अपना वही रहेगा कि इनका परिचय या इनकी जो प्रजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है, गोंड शब्द का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक उत्पत्ति को जानेंगे, फिर बाकी चीजों को जानेंगे। तो देखो गोंडों के बारे में, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी, परंतु मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की भील अब भी लिखा अपन ने, भील सबसे बड़ी है, परंतु मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या द्रविड़ मूल की प्रजाति से संबंधित है। फिर इनका शाब्दिक अर्थ, गोंड का शाब्दिक अर्थ, जैसे भील का देखा था ना कि धनुष, तो यहां पर जो गोंड शब्द है ये तेलुगु भाषी के कोंड शब्द से बना है, तेलुगु भाषा का शब्द कोंड, और तेलुगु भाषा में कोंड शब्द का अर्थ होता है पर्वत, और चूंकि ये पर्वत पर रहते हैं इसलिए कोंड से वो क्या कहलाने लगे, गोंड कहलाने लगे। ठीक है। गोंड अपने आप को कोई तोर कहते हैं, कोई तोर, ये गोंड अपने आप को कोई तूर या कोई तोर संबोधन से जान बोलते हैं एक दूसरे को। इतनी बात हो गई। थोड़ा सा जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। जनसंख्या, तो देखो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की जनसंख्या 50.93 लाख है। ठीक है। और कुल जनजाति जनसंख्या का 33.25% है गोंड। कुल जनजाति जनसंख्या का 33.25%। और जो सर्वाधिक गोंड जनसंख्या है वो है छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा, सर्वाधिक गोंड जनजाति कहां पाई जाती है, छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। लगभग 6 लाख के ऊपर जनसंख्या है गोंडों की छिंदवाड़ा में। फिर इनका भौगोलिक विस्तार, तो देखो भौगोलिक विस्तार लगभग पूरे मध्य प्रदेश में है। भौगोलिक विस्तार, यदि हम उत्तरी क्षेत्र को छोड़ दें, दक्षिण और दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व, पूरे में गोंड जनजाति है, विशेषकर नर्मदा के दोनों ओर, मतलब सतपुड़ा और विंध्य दोनों पर्वत श्रृंखला पर गोंड जनजाति पाई जाती है। यदि अपन विशेष संकेंद्रण बताना चाहें तो देखो मंडला, डिंडोरी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, यहां पर क्या है गोंडों का विशेष संकेंद्रण। बाकी तो फिर देखो नर्मदा घाटी के दोनों ओर है नर्मदापुर, बैतूल, रायसेन, नरसिंहपुर, सब जगह गोंड जनजाति पाई जाती है। तो देखो ये सारे शाब्दिक अर्थ है उनका, और जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार। फिर इनकी शारीरिक विशेषताएं बताया पहले, शारीरिक विशेषताएं तो कुछ अलग नहीं है। शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं की जहां तक बात है, कद छोटा, पहले ही बताया सभी जनजातियों की हाइट कम होती है, कद छोटा, गहरे काले रंग, गहरे काले, मोटे होंठ, चपटी नाक, मोटे होंठ, चपटी नाक। ठीक है। तो ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं।
अगला पॉइंट इसमें लिखना गोंडों की उपजातियां। उपजातियां। तो गोंड का जो डिवीजन है ये दो आधारों पर किया गया है। एक है व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर मतलब गोंड जनजाति अपने आप को अलग अलग काम जो कर रहे हैं उसके आधार पर उनकी अलग अलग जाति हो गई, अलग अलग वर्ग हो गया। जैसे व्यवसाय के आधार पे है, एक होता है अगरिया गोंड। अगरिया गोंड ये क्या करते हैं, लोहे का काम करने वाले, लोहे का काम करने, लोहार मतलब। दूसरा है प्रधान, प्रधान गोंड। ये क्या होते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ मतलब पुजारी का कार्य करने वाले, पुजारी का कार्य करने वाले। फिर एक होता है ओझा, ओझा जादू टोना करने वाला, जादू टोना करने वाले ओझा कहलाते हैं। चौथा है कोयला भूतिस, कोयला भूतिस, कोयला भूतिस। ये क्या होते हैं, नाचने गाने वाले बंजारे, नाचने गाने वाले गोंड। और पांचवा है सोलाहस, बढ़ईगिरी का काम करने वाले, सोल हास। ये क्या है, लकड़ी, बढ़ईगिरी, बढ़ईगिरी का काम करने वाले। तो ये व्यवसाय के आधार पे गोंड जनजाति का डिवीजन है। और दूसरा डिवीजन दरअसल क्या है, संपत्ति कह लो या निवास स्थान के आधार पर हम कह सकते हैं, निवास स्थान या संपत्ति के आधार पर। तो देखो इसमें एक होता है राजगोंड, राजगोंड। और राजगोंड क्या होते हैं, भूस्वामी, भूस्वामी। दूसरा फिर होता है धुरगोंड, धुरगोंड। ये क्या होते हैं, साधारण वर्ग है, गोंडों का साधारण। जो रईस है वो राजगोंड है, जो साधारण वर्ग है वो धुरगोंड है। और तीसरी एक और कैटेगरी है, इसको कहते हैं मुरिया, मुरिया। ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। ठीक है। तो देखो ये बेसिकली दो डिवीजन है। बाकी जब मध्य प्रदेश शासन का डिवीजन देखोगे कि गोंडों की कितनी शाखाएं हैं, तो 50 से ज्यादा शाखाएं गोंडों की हमको दिखाई देती है। लगभग 50 से अधिक उप शाखाएं हैं गोंडों की, अलग अलग नाम है, अगरिया है, असुर है, बड़ा मारिया, कोयला भूतिस है। 50 के ये तो अपन ने डिवीजन लिखा, फिर और होते गए। अपने काम का केवल यही है। ठीक है, तो ये गोंडों की उपजातियां हो गई। फिर इनमें गोत्र के आधार पर विभाजन है गोंडों में। गोत्र जनजातियों में पहले अपन ने समाजशास्त्र में जो गोत्र पढ़ा है ना, वही यहाँ पे गोत्र की बात कर रहे हैं। तो गोंडों में गोत्र के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है कुर। गोंड गोत्र के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, कुर। और गोंडों में आधारभूत रूप से 7 गोत्र पाए जाते हैं। पूजा पाठ की दृष्टि से कितने, 7 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना। बाकी फिर अलग अलग आधार, कोई 62 गोत्र कह रहा है, कोई 18 गोत्र कह रहा है, कोई काम के नहीं है। अपने लिए तो बस इतना ही जान लो कि गोत्र के लिए कुर शब्द यूज किया गया है। और देवोपासना के आधार पे मतलब पूजा पाठ के आधार पे गोंडों में 7 गोत्र बताए गए हैं। ठीक है, अब सीधे अपन आ जाते हैं इनकी सामाजिक संरचना या सामाजिक जीवन पर। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। गोंडों में सामाजिक जीवन देख लेते हैं।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिवार से। तो परिवार कैसा है? पितृ सत्तात्मक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पितृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है गोंडों में। दूसरी बात है, प्रत्येक गोंड परिवार का एक मुखिया होता है। ठीक है, मुखिया सबसे बुजुर्ग सदस्य, मतलब उनके घर का दादा, परिवार का एक मुखिया हो गया, जो सामान्यतः क्या होता है, घर का दादा होता है। गोंडों में दादी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब दादा के साथ साथ दादी का भी सम्मान है। दादी घर की मालकिन मानी जाती है। ठीक है ना? तो परिवार में दादा के बाद, ज्यादातर समाजों में दादी का स्थान नहीं होता है, लेकिन गोंडों में दादा के बाद दादी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी देखो, घर में जो पारिवारिक शब्दावली है वो तो सब वही की वही है कि बड़ी बहन, छोटी बहन, ससुर। बस ससुर के लिए इसमें थोड़ा शब्द अलग है। ससुर के लिए जो शब्द है वो है राउत। राउत शब्द यूज किया गया है ससुर के लिए। बड़े भाई को बाबू कहते हैं, बड़ी बहन को दीदी कहते हैं, वो कोई मतलब नहीं है। दादा दाई सब कॉमन संबोधन है। ठीक है ना? तो परिवार में इतना ही है। परिवार के बाद इनका थोड़ा सा देख लेते हैं सामाजिक संगठन कैसा है, मुखिया उखिया कैसा है। सामाजिक संगठन। तो देखो, गोंडों के जो सामाजिक संगठन की बात है, गोंडों के में जो पंचायत होती है, पंचायत यही सारे सामाजिक और पारिवारिक मामलों के हल यही करती है। पंचायत का एक मुखिया होता है, और मुखिया के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसको मांझी कहते हैं या देशमुख कहते हैं। देखो, ये परिवार का मुखिया अलग है। परिवार का मुखिया मतलब हेड ऑफ द फैमिली। ये पंचायत के हेड की बात कर रहे हैं, और पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? मांझी या देशमुख। इसी के लिए भोई शब्द भी यूज किया जाता है। भोई, पंचायत के मुखिया को भोई भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन तो क्या हो गया? पंचायत का मुखिया, सारे फैसले वही करेगा। मुखिया के बाद जो दूसरा स्थान है वो है मुकद्दम का, उनकी पंचायत में। मुकद्दम, पहले नंबर पर मुखिया, ये रैंकिंग है। दूसरे नंबर पर है मुकद्दम। मुकद्दम को गोटिया भी कहते हैं। और ये दरअसल क्या है, मालगुजारी वसूलता है, कर टैक्स वसूलता है। अब तो खैर कुछ भी नहीं है, बस लेकिन नाम के लिए याद रखो मुकद्दम। फिर तीसरा मेन व्यक्ति आता है कोटवार। कोटवार, कोटवार क्या है? मुकद्दम की सहायता के लिए, मुकद्दम की सहायता के लिए। ठीक है, फिर एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? देवान। देवान, ठीक है ना? और ये देवान है, गुप्त सूचनाएं उपलब्ध कराता है मुखिया को। गुप्त सूचनाएं उपलब्ध कराता है मुखिया को। और पांचवा व्यक्ति होता है लिखई। लिखई, नाम से ही है लिखई, मतलब ये पंचायत का सबसे वृद्ध सदस्य है। वृद्ध सदस्य। ठीक है, तो ये पंचायत में 5 लोग होते हैं, मुखिया, मुकद्दम, कोटवार, देवान और लिखवई। हालांकि देखो, कोटवार तीसरे नंबर पर जरूर लिखा है, लेकिन याद रखना मुखिया के बाद मुकद्दम है, और मुकद्दम के बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका है देवान की है, क्योंकि देखो देवान सीधे मुखिया से कनेक्टेड है, उसी को वो गुप्त सूचना उपलब्ध करा रहा है। फिर एक गुनिया होता है पंचायत में। पंचायत से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी गुनिया, इसको गुनिया कहते हैं या बरुआ कहते हैं। बरुआ, बरुआ या गुनिया। ये क्या होता है? तांत्रिक क्रिया जो करता है उसको कहते हैं तांत्रिक क्रिया करने वाला।
पंडा भी कहते हैं, गुनिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गोंडों का सामाजिक संगठन है, 5 लोग हैं, 6 लोग, जिनको याद रखना। फिर देखो, गोंडों के घर के संबंध में कोई विशेष चीज नहीं है जो हमको याद रखना। कोई घास फूस के घर बने होते हैं, उनके लिए कोई विशेष नाम नहीं है जो हम याद रखें। भोजन और खान पान में भी, भोजन में एक शब्द जरूर याद रखना। भोजन में एक इनका सबसे मेन भोजन होता है जिसको ये कहते हैं पेज। ये पूछा गया है बहुत बार, पेज। ये मोटे अनाज से बनाया जाता है और गोंडों का सबसे मेन भोजन होता है। पेय पदार्थ होता है जो पीने वाला होता है, इसको क्या कहते हैं? पेज। फिर महुआ इनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, इसलिए महुआ को ये देव अन्न कहते हैं। देव अन्न, महुआ को। ठीक है, बाकी और भोजन में तो कुछ नहीं है, वही मोटे अनाज और कंदमूल हैं। पेपर में याद रखने लायक कुछ विशेष नहीं है। इनके वस्त्र आभूषण में भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो अपन विशेष रूप से याद रखें। तो देखो, सामाजिक जीवन में केवल इतना ही है। अब अपन देख लेते हैं इनकी सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परंपराओं में सबसे पहले जन्म के समय होने वाले संस्कार। जन्म संस्कार। जन्म संस्कार में इनका क्या है? 12वें दिन शिशु का नामकरण होता है। 12वें दिन शिशु का नामकरण। 12वें दिन शिशु का नामकरण होता है, तथा 6वें दिन बच्चे को ध्रुव तारा दिखाया जाता है। ध्रुव तारा दिखाया जाता है 6वें दिन, बस। और तो कुछ नहीं है इनके जन्म संस्कार में। फिर देख लेते हैं सीधे मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार। मृत्यु में भी वही गड़ाने और जलाने दोनों की परंपरा है। यदि स्वाभाविक मृत्यु हुई है तो उसको अग्निदाह करेंगे, लेकिन यदि बीमारी से उसकी मृत्यु हुई तो उसको गड़वाते हैं। ठीक है ना? तो भीलों की तरह गोंडों में भी दो परंपराएं प्रचलित। भीलों में 3 है, यहाँ पर केवल जलाना और गड़ाना है। इनका मृत्यु में जो मेन संस्कार है वो कहलाता है दशमानी। दशमानी, ये इनका मृत्यु संस्कार है, या इसको दशमानी या दश गात्र प्रथा कहते हैं। दश गात्र प्रथा। दशमानी मतलब 10वां। मृत्यु के 10वें दिन ये जो कार्यक्रम किया जाता है, इसी को कहते हैं दशमानी। ठीक है ना? मृत्यु के 10वें दिन, 10वें दिन ये किया जाता है। फिर इस दशमानी प्रथा में विधवा स्त्री पंचों के सामने चूड़ियां पहनाई जाती हैं। विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ियां पहनाई जाती है, और इसके लिए शब्द यूज किए जाते हैं पाटो प्रथा। पाटो प्रथा। पाटो प्रथा क्या है? दशमानी के दिन विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ी पहनाई जाती है, उसके लिए शब्द है पाटो प्रथा। ठीक है, फिर इस दशमानी में क्या है? दान दक्षिणा भी दी जाती है। तो जो इसमें जो दान दिया जाता है उसको कहते हैं मारदान। मार दान मतलब मरने पे जो दान दिया जाता है वो कहलाता है मार दान। और जो व्यक्ति ये मृत्यु का दान दक्षिणा ग्रहण करता है, उस व्यक्ति के लिए नेगी शब्द यूज किया जाता है। नेगी या दसोंधी। समझ रहे हैं ना? मृत्यु का दान हर व्यक्ति नहीं ले पाता है, कुछ ही लोग ही जो लेते हैं, तो वो ही गोडो में नेगी या दसोंधी कहलाता है वो। ठीक है, फिर
गोंड जनजाति में मृत्यु के समय एक लोकगीत गाया जाता है जिसको नाम है खुहल पाठा। खाहुल पाठा, खाहुल पाटा, ये क्या है? मृत्यु गान है, मृत्यु गान। गोंड जनजाति में अंतिम संस्कार के समय जो गाना गाया जाता है वो उसका नाम क्या है? खहुल पाठा, खहुल पाटा, ये मृत्यु गान है। फिर इनकी पितरों की जो पूजा या पूर्वजों या पितरों की पूजा का जो त्योहार आता है उसको कहते हैं नवाखानी, नवाखानी। पितरों की पूजा की जाती है इसमें नवाखानी में, ठीक है। तो देखो ये जन्म और मृत्यु से संबंधित इतने संस्कार हैं। अब अपन आते हैं इनमें जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, हाँ विवाह संस्कार। विवाह और उसमें कुछ जो प्रथाएं हो रही हैं उनको देखते हैं। विवाह संस्कार, ठीक है। तो देखो कौन कौन से विवाह होते हैं गोंड जनजाति में। सबसे पहला एक होता है सेवा विवाह, सेवा विवाह, नाम से ही है मैरिज बाई सर्विस, सेवा विवाह। पहले बताया गोंड जनजाति में मतलब जनजाति में वधु मूल्य होता है। वधु मूल्य मतलब लड़के को लड़की के घर वालों को देना पड़ता है। अब कोई लड़का है जो वधु मूल्य नहीं चुका सकता है तो अब वो क्या करेगा? तो उसकी भी व्यवस्था है। कुछ नहीं, उसको क्या करना है? लड़की के घर जाके कुछ दिन लड़की के माँ बाप की सेवा करनी है। उस सेवा से वो प्रसन्न होकर अपनी लड़की वैसे दे देंगे। तो चूंकि वो सेवा से विवाह हुआ है इसलिए ये नाम क्या कहलाता है? सेवा विवाह, मैरिज बाई सर्विस। सर्विस कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है लड़की के घर जाके। अब गोंड जनजाति में इसके लिए विशेष शब्द है लमझना विवाह। इसी को वो क्या कहते हैं? लमझना विवाह, ठीक है ना। तो सेवा विवाह कह लो या लमझना विवाह कह लो। फिर गौंड जनजाति में जो व्यक्ति ये लमझना विवाह करता है उसके लिए भी शब्द है लामा नई। लामा नई मतलब एक टाइप से कह सकते हैं घर जमाई। घर जमाई के लिए क्या शब्द है? लामा नई। जो लमझना विवाह कर रहा है लड़की के घर जाके वधु मूल्य के बदले सेवा कर रहा है। वधु मूल्य के लिए भी अलग से शब्द है, वधु मूल्य। गोंड जनजाति में वधु मूल्य को कहते हैं दूध बंध कहते हैं। दूध बंध, ठीक है ना। तो ये सेवा विवाह में तीन शब्द याद रखना। लमझना विवाह भी कहते हैं, जो लमझना विवाह करता है उसको लामानाई कहते हैं। और वधु मूल्य में के लिए भी अलग शब्द है दूध बंध। ये हो गया सेवा विवाह। दूसरे टाइप का इसमें विवाह होता है जिसको कहते हैं दूध लोटावा विवाह। दूध लौटावा, दूध लोटावा विवाह। दूध लोटावा विवाह दरअसल क्या है? गोंडों में आपसी संबंधियों में होने वाले विवाह को कहते हैं। जैसे भाई का लड़का और बहन की लड़की आपस में यदि विवाह कर रहे हैं, या इसके अपोजिट भी हो जाए कि भाई की लड़की और बहन का लड़का यदि आपस में विवाह करते हैं तो उसको दूध लोटावा कहते हैं। और ये गोंडों में बहुत प्रचलित विवाह है, दूध लोटावा। तीसरा विवाह, इसको कहते हैं अपहरण विवाह। अपहरण विवाह कहते हैं, या गोंडों में इसके लिए विशेष शब्द है पोलीथर विवाह। पोलीथर विवाह मतलब देखो क्या है ना कि जनजातियों में विवाह बहुत कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये विवाह केवल गोंड में हो सकता, हमको किसी दूसरी जनजाति में भी दिखाई दे। तो फिर क्या है कि जो अध्ययन करता है हमने विवाह के आधार पर विवाह को नाम दे दिया अपहरण विवाह, सेवा विवाह। लेकिन वो जनजाति अपने विवाह को अपहरण और सेवा नहीं कह रही, उनके लिए क्या है? पोलीथर विवाह है। ये क्या है? जो हमने सेवा विवाह किया उसको लमझना विवाह कहते हैं वो। तो ऐसे अपहरण विवाह पोलीथर विवाह के नाम से जाना जाता है। या इसे एक और शब्द यूज करते हैं पाए सोतुर विवाह। पाए
सोतुर, पाय सोतुर विवाह। और नाम से ही है अपहरण, मतलब क्या है, लड़का लड़की का अपहरण करके ले गया है, लड़की लड़का का अपहरण करके ले गया। जबरदस्ती वाला अपहरण नहीं, घर वाले नहीं मानते हैं तो दोनों की आपसी मर्जी से वो अपहरण हो जाता है, तो वो अपहरण विवाह कहलाता है। फिर चौथा है इसमें चढ़ विवाह। चढ़ विवाह, चढ़ विवाह, ये कॉमन विवाह है। लड़का लड़की के घर बारात लेके जाता है, वर वधू के घर बारात लेके जाता है, घोड़े पे चढ़ के जाता होगा ना, तो वही हो गया चढ़ विवाह। फिर एक है पांचवा हट विवाह। हट विवाह, इसे भगेली विवाह भी कहते हैं। भगेली विवाह, भगेली विवाह। ठीक है। इसमें क्या होता है, हट विवाह में लड़की भागकर लड़के के घर आ जाती है। लड़की भागकर लड़के के घर आ जाती है और बस हो गया विवाह, लड़के के घर भग के आ गई, वही कहलाता है हट विवाह। छठवा पठोनी विवाह। पठोनी विवाह, पटोनी विवाह, इसमें उल्टा है, चढ़ विवाह के उल्टा है। मतलब इसमें क्या है, वधु बारात लेके वर के घर जाती है, बारात लेकर वर के घर जाती है और शादी करके ले आती है। लड़की बारात लेके लड़के के घर जाती है, लड़के के घर ही मंडप में शादी होती है और विदा करके अपने घर में ले आती है, पठोनी विवाह। ठीक है। फिर एक और लिखना, प्रीति विवाह। प्रीति विवाह, प्रीति विवाह, ये क्या है, इसमें वधु मूल्य देना अनिवार्य है। वधु मूल्य देना अनिवार्य है, वधु मूल्य देना अनिवार्य है प्रीति विवाह में। हाँ, एक और विवाह होता है बलात विवाह। बलात विवाह, बलात विवाह कुछ नहीं है, लड़का जबरन लड़की को अपने घर ले आता है, मतलब जबरदस्ती नहीं हो रही है, वो हल्दी के छींटे डालता है, वो लड़की भी यदि तैयार हो जाती है तो वो छींटे डाल देती है और ऐसी स्थिति में क्या है, उनकी शादी करा दी जाती है। लड़के के घर वाले, लड़का लड़की घर वाले जब नहीं मानते हैं तब इस टाइप के विवाह किए जाते हैं। ठीक है। तो ये विवाह से संबंधित इतने टाइप के विवाह गोंड जनजाति में हमको देखने को मिलते हैं। और हाँ, इन्हीं विवाह से संबंधित एक और इनकी घोटुल, घोटुल, ये घोटुल प्रथा। ये घोटुल दरअसल क्या है, गोंडों की एक संस्था है। यहाँ के गोंड नहीं है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के गोंडों में ये घोटुल प्रथा पाई जाती है कि लड़का लड़की, कुंवारे लड़का लड़की, उनके यहाँ एक हॉस्टल टाइप का है, वहां पे उनको रखा जाता है। वो दोनों आपस में फिर अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, तो वो जो हॉस्टल है उसको कहते हैं घोटुल, और ये जो पूरा प्रथा कहलाती है वो घोटुल प्रथा कहलाती है। ठीक है। तो ये बस इतना याद रखना कि घोटुल प्रथा काय में पाई जाती है, गोंडों में पाई जाती है। और काय के लिए है, ये अविवाहित युवक युवतियों को एक प्रकार से यौन संबंधी शिक्षा देने की संस्था है, कि अविवाहित युवक युवती वहां पर रहेंगे, अपने जीवन साथी का चुनाव करेंगे, आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, जिससे शादी करना है अंत में बाहर निकल के बता देते हैं। ठीक है। तो ये घोटुल प्रथा कहलाती है। तो देखो, ये गोंडों की अपन ने सामाजिक संरचना देख ली,
उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को देख लिया। अब इसमें हमको देखना है उनका आ, उनके देवता देखने हैं, उनका धर्म देखना है, नृत्य गान पर्व त्योहार। ठीक है, तो इसको अपन अब कल देखेंगे। अपन अब ठीक है। तो देखो, गोंडों के हम सांस्कृतिक और परंपरा देख रहे थे, सांस्कृतिक परंपरा और मान्यता। उसमें हम उनके विवाह, जन्म और मृत्यु संस्कार देखा था। उसमें एक गोंडों की भित्ति चित्र, भित्ति चित्र गोंड जनजाति में, जैसे भीलों की भी हमने अलग से भित्ति चित्र परंपरा देखी थी, गोंडों की भी देखते हैं। भित्ति चित्र में एक है डिगना कला। डिगना कला, भित्ति चित्र, ये क्या है? गोंड जनजाति की एक भित्ति चित्र कला है, डिगना कला। भित्ति चित्र समझ रहे हैं, दीवार पे बनाने की कला जो है, चित्र बना रहे हैं दीवार पे, कोई भित्ति चित्र है तो बहुत फेमस है, वो क्या है? डिगना कला। तो आपसे पूछे डिगना कला क्या है? गोंडों की भित्ति चित्र कला है। फिर अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें दीवाल व फर्श पर महिला द्वारा, दीवाल या फर्श पर महिला द्वारा विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। और ये दीवार पर और जो फर्श पर जो आकृतियां बन रही हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या है? गोबर, मिट्टी, गोबर और मिट्टी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की त्रिकोणीय, त्रिकोणीय एवं ज्यामितीय, त्रिकोणीय एवं ज्यामितीय चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। डिगना कला क्या है? गोंडों की भित्ति चित्र कला है। इसमें होता क्या है कि गोंड महिला जो है वो घर की दीवारों और फर्श में गोबर और मिट्टी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के त्रिकोणीय एवं ज्यामितीय चित्र बनाते हैं। अब सवाल ये है कि ये कब बनाते हैं, क्या किसी विशेष अवसर पर? तो देखो, ये जो डिगना कला है विशेष रूप से शादी के अवसर पर है, शादी पर विशेष रूप से डिगना चित्रकला का उपयोग शादी के अवसर पर विशेष रूप से किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी ये दिवाली, कभी कभी ये दिवाली, होली या मेले या हरियाली अमावस्या, इन अवसरों पर भी डिगना चित्रकला का अंकन किया जाता है। ठीक है। तो क्या है, कब बनाए जाते हैं, किसका उपयोग करते हैं, कौन सी आकृति का बनाया जाता है, ये भी अपन ने देख लिया। अब इसमें डिगना चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जैसे डिगना चित्रकला से संबंधित हैं दुर्गा बाई व्याम। कौन है? दुर्गा बाई व्याम। ये डिगना चित्रकला से संबंधित महिला है। और देखो, ये इनको पद्मश्री मिला था। 2022 में इनको पद्मश्री मिला है, 2022 में पद्मश्री, दुर्गाबाई व्याम। और एक और जिस फेमस चित्रकार हैं जिनको भी पद्मश्री मिला है, भज्जू सिंह श्याम। भज्जू सिंह श्याम, भज्जू सिंह श्याम, ये भी डिगना चित्रकला से संबंधित है और इनको 2018 में पद्मश्री मिला है। 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया है। दोनों ही डिंडोरी जिले के हैं। ठीक है ना। तो देखो, डिगना चित्रकला में दुर्गा बाई व्याम और भज्जू श्याम सिंह दो महत्वपूर्ण कलाकार हैं। दूसरी भित्ति चित्रकला है जिसको कहते हैं नाह डोरा कला। नाह डोरा कला, नाह डोरा कला।
ये भी गोंड जनजाति की भित्ति चित्रकला है। इसमें भी महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी, गोंड महिला मिट्टी की उभरी रेखाओं से भित्ति अलंकरण करती है। मिट्टी की उभरी रेखाओं से भित्ति अलंकरण करती है। फिर इसमें पशु पक्षी, फूल पत्ती, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, फूल पत्ती का अंकन किया जाता है। और यह मुख्यतः गीली दीवारों पर किया जाता है। गीली दीवार पर इसका अंकन किया जाता है। ठीक है ना। मतलब क्या है कि अब गीली दीवार मतलब जैसे घर बन रहा है तो मिट्टी का ही घर बनेगा ना। तो जब मिट्टी की छबाई होती है तो जब दीवार गीली रहती है उस समय नाह डोरा कलम, मतलब जब नया घर बनता है उस समय इस नाह डोरा कलंक भित्ति चित्र का अलंकरण किया जाता है घर की दीवारों पर। चाहो तो लिख लो नया घर बनते हुए। ठीक है। तो ये दो भित्ति चित्रकला है जो गोंड जनजाति से संबंधित है। एक तो शायद लास्ट टाइम ही पूछा था और एक भी पहले पूछा जा चुका है। तो दोनों ही पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, डिगना और नाहडोरा कला। फिर भित्ति चित्र के बाद देखते हैं इनके नृत्य देख लेते हैं और लोकगीत देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं नृत्य। गोंड जनजाति से संबंधित प्रमुख नृत्य। नृत्य में सबसे पहला और सबसे फेमस है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य। ठीक है ना। ये गोंडों का सबसे प्रमुख नृत्य है और ये स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य। इसका वाद्य यंत्र बहुत फेमस है। वाद्य यंत्र जिसको कहते हैं मांदर। ढोलक जैसे ही होता है मांदर, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह विश्व का पहला वाद्य, यह है विश्व का पहला लोक नृत्य है जो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम लोक नृत्य है कर्मा। ठीक है। दूसरा नृत्य लिखना सैला। सैला नृत्य। सैला नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य शैला नृत्य है। शैल, शैल मतलब पहाड़, तो उसी से बना है शैला नृत्य। तीसरा है भड़ोनी। भड़ोनी नृत्य। यह विवाह नृत्य है और महिलाएं मंडप के नीचे करती हैं। कैसा है ये? विवाह नृत्य। महिलाएं शादी के मंडप के नीचे करती हैं। महिला मंडप के नीचे करती हैं भड़ोनी नृत्य। चौथा है बिरहा। बिरहा। ठीक है ना। अब देखो नाम ही है बिरहा, ये भी, इसमें भी लड़की के विरह का वर्णन होता है। लड़की के विरह मतलब दुख, प्रेमी से बिछड़ जाना, तो वो है। पांचवा लिखना कहरवा। के हरवा।
ये क्या है? ये खुशी का गीत नृत्य है। खुशी का गीत नृत्य। खुशी का गीत नृत्य है। छठवां लिखना, सुआ। धान की फसल जब पक जाती है तब ये होता है। धान की फसल पकने पर सुआ नृत्य किया जाता है। ठीक है ना? और एक और नृत्य लिख लेना, दिवनी। दिवनी। दिवनी नृत्य महिला पुरुष दोनों करते हैं। तो इसलिए है ना, युगल। महिला पुरुष दोनों करते हैं, हालांकि नृत्य अलग अलग करते हैं, लेकिन दोनों के द्वारा ही दिवनी नृत्य किया जाता है। तो देखो ये इतने नृत्य हैं, कर्मा, सैला, भड़ोनी, बिरहा, कहरवा, सुआ और दिवनी। अब इन नृत्यों के साथ साथ क्या है, कुछ लोकगीत भी हैं। देखो, क्या कहते हैं, जब नृत्य करेंगे तो कुछ गाना भी गाएंगे ना। अब दोनों अलग अलग तो होंगे ही नहीं, तो नृत्य के साथ कुछ क्या है, लोक गायन भी है। कुछ विशेष अवसर पे भी किया जाता है और कुछ नृत्य के साथ ही किया जाता है। तो लिखो, गीत या कथाएं। कुछ गीत क्या है, कथाएं परंपराओं में होती हैं, जैसे पंडवानी। पंडवानी। पंडवानी गायन बहुत फेमस गायन है, छत्तीसगढ़ की तीजन बाई है जो पंडवानी गायन की बहुत फेमस गायिका है, लेकिन वो चूंकि छत्तीसगढ़ की इसलिए मुश्किल है पेपर में पूछे, लेकिन फिर भी बहुत फेमस है, तीजन बाई। पंडवानी गायिका। पंडवानी गायिका है। और इसमें स्वाभाविक सी बात है, पांडव कथा गाई जाती है, मतलब वही महाभारत कथानक। लेकिन इसमें महाभारत कथानक में सबसे ज्यादा महत्ता इसमें भीम को दी जाती है। अर्जुन से भी ज्यादा महत्ता भीमसेन की कथा को बहुत ग्लोरीफाई करके बताया जाता है। दूसरा नृत्य है झूमा झूमर। झूमा झूमर नृत्य प्रेम गीत है ये। प्रेम गीत। ठीक है ना, लड़की अपने प्रेमिका की याद में ये गीत गाती है। फिर तीसरा है कर्मा गीत। कर्मा नृत्य के साथ ही कर्मा गीत भी होता है, बात एक ही है। कर्मा नृत्य भी है, कर्मा गीत भी है। कर्मा नृत्य करते हुए जो गाना गाया जाता है वही कर्मा गीत कहलाता है। ये भी चार टाइप का देखने को मिलता है। कर्मा डाढ़ा। दूसरे टाइप का है कर्मा लहकी। कर्मा लहकी। तीसरा है कर्मा लंगड़ा। और चौथा है कर्मा रागिनी। कर्मा रागिनी। ठीक है। नृत्य भी चार प्रकार का है, गीत भी चार प्रकार का है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग है, मतलब कर्मा नृत्य हो रहा तो कर्मा गान तो होगा ही। चौथा लिखना, ददरिया। ददरिया गीत। ददरिया गीत क्या है? ददरिया गीत बारात के लोगों द्वारा रास्ते में गाया जाता है। बारात द्वारा रास्ते में गाने जाने वाला गीत को ददरिया कहते हैं। ठीक है ना? ये वीर रस पूर्ण गीत होता है और बारात अपनी तारीफ कर सेखी बघारते हैं कि हम इतने महान हैं। ददरिया। पांचवा, नह डोरा गीत। नह डोरा गीत। ठीक है ना? ये भी बारात के अवसर पर गाया जाता है, जब दूल्हा तैयार होता है या बारात जब तैयार होती है उस समय नह डोरा गीत गाया जाता है। फिर एक और लिखना,
सैला भड़ोनी, सैला भड़ोनी गीत, सैला भड़ोनी गीत। ये सैला भड़ोनी गीत दरअसल क्या है, शादी विवाह के अवसर पर, शादी के अवसर पर और तंज या मजाक के रूप में गाया जाता है। एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, गाली भी बक रहे हैं, तो वो सैला भड़ोनी है। फिर एक और है सजनी, समधी जब समधन के घर जाता है, समधी और समधन में भी मतलब वही विवाह संबंधित मजाकिया गीत है सजनी। फिर है जस गीत, जस गीत, जस गीत क्या है, ये यश गान के लिए किया जाता है। जब किसी की बड़ाई करना हो ना, उस समय जस गीत गाया जाता है। और ये मुख्य रूप से बूढ़ा देव, अभी देखेंगे गोंडों के प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, उनकी यशगान में ही ये ज्यादातर गाया जाता है। बाकी किसी और के लिए भी गा सकते हैं, तो वो जस गीत कहलाता है। मुख्य रूप से यशगान है, अपनी किसी की बड़ाई करना हो तो जस गीत गाते हैं। कहरवा गीत, कहरवा, कहरवा कब गाया जाता है, शादी में जब बारात की वापसी होती है, बारात की वापसी में कहरवा गीत गाया जाता है। फाग तो जानते ही हैं, होली में फागुन के अवसर पर फाग गीत गाया जाता है फागुन मास में। सैताम, सैताम, ये प्रेम गीत है, प्रेम गीत है। फिर है रामायणी, रामायणी, नाम से समझ आ रहा है कि रामायण की कथा गाई जाती है, लेकिन इनकी रामायणी में राम से ज्यादा लक्ष्मण को महत्व दिया जाता है। ठीक है ना, राम को महत्व कम है, मुख्य फोकस किस पर है, लक्ष्मण है। और इसलिए इसमें जिसको कहना चाहिए कि रामायणी जरूर कह रहे हैं, पर याद रखना इसमें क्या है, लक्ष्मण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। और देखो गोंडी भाषा में लक्ष्मण के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, लमसनाई, लमसनाई, ये लक्ष्मण के लिए ही उपयोग किया गया शब्द है। और एक और गीत है गोंडवानी, गोंडवानी, इसमें क्या है, गोंड योद्धाओं की शौर्य गाथा गाई जाती है, गोंड योद्धाओं की शौर्य गाथा गाई जाती है। ठीक है, तो देखो इतने लोक नृत्य और लोक गीत हैं। बस नाम किस अवसर पे किया जाता है और उससे यदि कोई रिलेटेड बात है तो वो, बाकी सिंपल क्वेश्चन तो यही आएगा कि निम्न में से कौन सा गीत गोंडों का है, तो वो तो केवल अपन को नाम याद रखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन यदि कठिन कर दिया तो पूछ लिया कि ये गीत गोंडों में किस अवसर पर किया जाता है, ये थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही अपन ने तैयार कर लिए। अब इनका बचा है पर्व, त्योहार और उत्सव। तीनों को एक साथ देख लेते हैं, प्रमुख पर्व, त्योहार और उत्सव। पहला मड़ई, मड़ई त्योहार है। ठीक है ना, ये गोंडों का महत्वपूर्ण पर्व है। और फसल आगमन पर, फसल जब पककर तैयार हो जाती है, कट जाती है, तब मड़ई का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन गांव देवता की, ग्राम देवता की पूजा की जाती है, ग्राम देवता की पूजा की जाती है।
और ये जो मड़ई त्योहार है पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, ये मुख्यतः मंडला और डिंडोरी जिले में मनाया जाता है। मंडला और डिंडोरी जिले में मनाया जाता है। अब कहीं सब जगह भी मनाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से फेमस क्या है, मंडला और डिंडोरी में मड़ई। यहाँ के जो गोंड है वही सबसे ज्यादा इस पे फोकस करते हैं। दूसरा इनका त्योहार है लारू काज। लारू काज, ये नारायण देव के सम्मान में मनाए जाने वाला त्योहार है। नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है। और देखो इस लारू काज में सुअर की बलि दी जाती है। सुअर की बलि विवाह के प्रतीक के रूप में। मतलब ऐसा माना जाता है कि सुअर के विवाह का प्रतीक है और उसमें सुअर की बलि दी जाती है, और ये बलि किस लिए जा रही है, सुख समृद्धि और शांति के लिए। ठीक है। तीसरा है नवाखानी। नवाखानी, ये धान की फसल में जब बाली आना शुरू होती है, धान की फसल में बाली आना शुरू होती है, धान की फसल में बाली आना शुरू होती है, तब मनाया जाता है। और देखो नवाखानी, नया अनाज उस दिन क्या है, अपने कुल देवी की, नया अनाज कुल देवी को अर्पित किया जाता है। नया अनाज कुल देवी को अर्पित किया जाता है। चौथा त्योहार है बिदरी। बिदरी, ये दरअसल क्या है, बिदरी मतलब बादल, बादल की पूजा है। मुख्य रूप से बिदरी का मतलब ही है बादल, और इस रूप में बादल की पूजा की जाती है। और बादल के साथ क्या है देखो, धरती, अन्न, इन सब की पूजा भी की जाती है। मुर्गे की बलि दी जाती है, ले दे के बस नाम याद रखना, बिदरी मतलब बादल पूजा। फिर अगला त्योहार है इनका बक बंधी। बक बंधी, बकबंधी ये क्या है, ये गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्योहार है बकबंधी। अब देखो, हाँ बस इतने लिख लो, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार है। और इसमें एक लाइन और याद रख लेना कि ये प्रकृति जन्य रक्षाबंधन है। प्रकृति जन्य रक्षाबंधन है। मतलब रक्षाबंधन हम मनाते हैं भाई बहन की रक्षा करे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो ये जो बकबंधी त्योहार है ये भी उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो कुछ गोंड युवक अपने हाथ में रेशा बांधते हैं, वो प्रकृति से उनकी रक्षा करने के लिए, कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो बस याद रख लो कि प्रकृति जन्य रक्षाबंधन है बकबंधी। फिर है हर ढिली। हर ढिली, हर ढिली, ये क्या है, श्रावण मास की अमावस्या। श्रावण मास में मनाया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, बैलों को हल से ढीला कर देते हैं। बैलों को हल से ढीला कर देते हैं। फसल बो देते हैं तो अब उन्होंने कहा कि बैलों को हल से छोड़ दो, तो उसके लिए भी हर ढीली त्योहार है उनका। फिर है छेरता। छेरता, ये मनाया जाता है पौष में।
पूस जिसको कहते हैं ठंड में, पौष मास की अमावस्या को, पौष मास की अमावस्या को, पौष मास की अमावस्या। बच्चे इस दिन टोली लेके फिर वो मांगने जाते हैं, घर घर जाके मांगते हैं, छेड़ता कहलाता है। और एक और है मेघनाथ, मेघनाथ, मेघनाथ। ठीक है, ये फागुन मास में मनाया जाता है। और दरअसल मेघनाथ क्या है, गोंडों के देवता का नाम है, गोंडों के देवता है मेघनाथ, और उन्हीं का ये त्योहार है। इन मेघनाथ को एक और नाम से जाना जाता है खंडेरा, ये मेघनाथ का ही नाम है, खंडेरा या खट्टा। गोंडों के सबसे मुख्य देवता हैं, उन्हीं का नाम है ये। ठीक है, तो देखो ये लोक नृत्य, लोकगीत, पर्व और त्योहार, तीन चीज अपन ने देख ली है। अब देखते हैं इनका धार्मिक पक्ष, कि गोंडों का धर्म क्या है, कौन से उनके प्रमुख देवता हैं। तो देखते क्या है, धार्मिक जीवन। देखो धार्मिक जीवन में भी वही है, अपन ने जो भीलों में पढ़ा था कि ये आत्मावादी होते हैं, टोटम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और वो सारी चीजें ही हैं, ज्यादातर तो गोंड जनजातियों में वही है। गोंडों के धार्मिक जीवन में बताते हैं कि गोंड अपनी उत्पत्ति लिंगा देव से मानते हैं, लिंगा देव से मानते हैं। गोंड अपनी उत्पत्ति लिंगा देव से मानते हैं। और लिंगा देव का एक और नाम मिलता है कोया पुनेम, कोया पुनेम, ये लिंगा देव का ही नाम है। ठीक है, फिर एक चीज और याद रखना कि गोंडों के जो पुरोहित होते हैं, गोंडों के पुरोहित वो बैगा लोग होते हैं, बैगा। गोंडों के परंपरागत पुरोहित कौन होते हैं, बैगा लोग होते हैं। पुजारी के लिए गोंड जनजाति में जो शब्द है वो है देवरी, पुजारी को क्या कह रहे हैं, देवरी। ठीक है, अब देखते हैं इनके प्रमुख देवता। एक तो लिंगा देव हो ही गया, जो इनके फेमस देवता है, जिससे अपनी उत्पत्ति की दावा कर रहे हैं। लिंगा देव के अतिरिक्त दूसरे देवता है दूल्हा देव, दूल्हा देव। ठीक है, ये गोंडों के सबसे प्रमुख देवता। फिर दूल्हा देव के बाद है बड़ा देव, बड़ा देव। बड़ा देव क्या है, ये सबसे बड़े एवं व्यापक देव हैं, सबसे बड़े एवं व्यापक देवता। ठीक है ना। बड़ा देव। तीसरा ठाकुर देव, ठाकुर देव। ये क्या है, गोंडों के ग्राम देवता हैं, ग्राम देवता हैं, गांव की रक्षा करते हैं ठाकुर देव। चौथा नारायण देव, नारायण देवता। ये क्या है, घर की दहलीज पर इनका स्थान होता है, घर की दहलीज पर। मतलब है ना कि बुरी शक्ति घर में प्रवेश ना कर सके, तो उसके लिए नारायण देव। बुरी शक्ति गांव में ना प्रवेश कर सके, उसके लिए ठाकुर देव। ये बड़ा देव भी गांव की रक्षा करने का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि कभी पूछ ले कि गोंडों के कौन सा देवता है जो गांव देवता, ग्राम देवता, तो ठाकुर देव पे निशान लगाना है। फिर पांचवा लिखना धमसेन देव, धमसेन
सेन देव। ये क्या है, जो बड़ा देव है उनके पास इनका स्थान होता है। बड़ा देव के पास एक खंभ गड़ाया जाता है जो धमसेन देव का होता है। छठवा है नागेश्वर देव। नागेश्वर देव सर्प की पूजा। नागेश्वर देव मतलब सर्प की पूजा। और देवता भी है। एक है मुठिया देव। मुठिया देव। मुठिया देव को एक और नाम से जाना जाता है खैर खूंट। पूरा नाम उसका खैर खूंट मुठिया ऐसा है। और ये मुख्य रूप से क्या है, चरवाहा देव है। चरवाहा देव, ढोल बेल जो चराते हैं ना, उनका देवता है चरवाहा देवता। फिर है खैर माई देवी। खैर माई देवी, ये क्या है, गांव की रक्षा करने वाली। गांव की रक्षा करने वाली। गांव की रक्षा करने वाली। फिर एक है बंजारन माई। बंजारिन। बंजारिन माई, ये वन देवी है। जंगल की देवी, वन देवी है। ठीक है ना, इसे रात माई या अंधेरी माई भी कहते हैं बंजारिन देवी को। रात माई या अंधेरी माई। फिर है गंगाइन माई। गंगाइन माई, ये आंगन में होती है। इनका स्थान आंगन में है। शारदा माई। ये क्या है, वरदान देने वाली देवी। वरदान देने वाली देवी। शीतला माई। शीतला माई। ममता मई देवी। ममता मई देवी। फिर एक और होती है मरही माता। मरही माता, ये क्या करती हैं, ये हैजा और प्लेग की बीमारियों से रक्षा करती है। हैजा व प्लेग की बीमारी। ये छोटी छोटी माताओं के मंदिर आपको आजू बाजू दिखाई देंगे ग्रामीण क्षेत्र में जब जाओगे। तो मरही माता का मंदिर है, बंजारिन देव का छोटा सा मंदिर मढ़िया टाइप की बनी हुई है। हाँ, एक और लिखना, कसलाई माई। कस लाई माई। कसलाई माई, ये क्या होती है, छोटी माता की देवी है। छोटी माता की देवी। माता निकल जाती है ना, तो वो ये है। बूढ़ी माई। बूढ़ी माई, ये चेचक की देवी है। चेचक की देवी। चौ चैरंग माई। चैरंग, चैरंगा है, सॉरी, चैरंगा माई। ये क्या है, पशु, पशुओं की बीमारी से संबंधित। पशुओं की बीमारी से संबंधित। हर बीमारी का अलग डॉक्टर होता है ना, इनका हर बीमारी का अलग देवता है। हुल्की माई। हुल्की, या फिर इनको कहते हैं दलको। हुल्की या दलको माई, ये मलेरिया की देवी है। मलेरिया की देवी।
ठीक है। तो देखो ये इतने देवी देवता हैं गोंड जनजाति के, बस नाम नाम याद रख लेना कौन से देवता हैं। फिर देखो इन गोंडों में जो जादू टोना या झाड़ फूंक करने वाले गुरु होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है उमराव गुरु, उमराव गुरु। फिर एक होता है जलंधर गुरु, जलंधर गुरु। और एक होता है दोगुन गुरु। ये तीन टाइप के गुरु होते हैं झाड़ू पोछा झाड़ फूंक करने वाले। ठीक है। तो देखो इनके देवी देवता और धार्मिक जीवन की इतनी कहानी है। अब आते हैं गोंडों के आर्थिक पक्ष पर, आर्थिक जीवन उनका कैसा है। तीन गुरु हैं झाड़ फूंक करने वाले। एक है उमराव गुरु, एक है जलंधर गुरु, और एक है दोगुन गुरु। दोगुन। ठीक है। आर्थिक जीवन में मेन तो इनकी क्या है, कृषि। इनकी कृषि के लिए शब्द यूज किया जाता है बारी। पूछा जाता है बारी नामक कृषि कौन सी जनजाति करती है, तो बारी नामक कृषि गोंड जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक है। फिर ये दो टाइप की फसलों को बोते हैं, जैसे हम रबी और खरीफ की बोलते हैं ना, तो वही है दो टाइप की। एक को कहते हैं सियारी और एक है उनहारी। सियारी और उनहारी। सियारी और उनहारी। उनहारी मतलब रबी की फसल समझ लो, गेहूं चना। और सियारी मतलब खरीफ की फसल, धान वगैरह। धान गेहूं, इससे समझ जाना, याद रहेगा। ठीक है। फिर एक और खेती होती है, इसको कहते हैं हरवाही खेती। हरवाही खेती। गोंडों के पास, जिनके पास बैल नहीं होता, वो हरवाही खेती करते हैं। ठीक है। बाकी तो देखो व्यवसाय तो जो गोंडों की उपजाति थी, लोहा के काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, वो वही व्यवसाय करते हैं, पशुपालन करते हैं, वन उपज संग्रह करते हैं। बस यही इनका आर्थिक पक्ष है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो आर्थिक जीवन में केवल इतना ही है। फिर इनकी भाषा या बोली देख लेते हैं। भाषा, बोली। तो देखो भाषा और बोली में इनकी गोंडी तथा डोरली भाषा है। गोंडी भाषा और डोरली। गोंडी भाषा और डोरली भाषा, ये दोनों भाषा ही द्रविड़ भाषा से संबंधित है। द्रविड़ भाषा से रिलेटेड है। ठीक है। और 2019 में इस गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में इस गोंडी भाषा को सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है। बाकी ये जो गोंड शब्द है वो तो पता ही है, तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से निकल कर आया है। ठीक है। तो देखो ये आपकी गोंड जनजाति भी कंप्लीट होती है। भील अपन पहले ही कर चुके हैं।